जब एक इंसान कमाना शुरू करता है, मान लो 24-25 साल की उम्र में, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो समय के साथ आनी चाहिए थी वो नहीं आती है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की सैलरी मान लो 15,000 स्टार्टिंग में थी तो बढ़ के आज 25, 30 या 50 हो गई होगी, लेकिन उतनी सैलरी बढ़ने के बावजूद भी क्यों उस इंसान के पास अभी भी सेविंग्स बहुत कम है या नील के बराबर है। वो अभी भी 26 तारीख को इंतज़ार करता है कि कब मेरी सैलरी आएगी ताकि मेरे आगे खर्चे चल सकें। और हम सबको सिखाया भी यही गया है कि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा फ्री हो पाओगे और टेंशन भी कम होगी। लेकिन ऐसा होते हुए मैंने ना खुद को देखा है ना मेरे आसपास के लोगों को। तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली होती कहाँ पे है उस पे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा कितना आता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो आपकी इनकम आती है और जो एक्सपेंडिचर होता है उन दोनों के बीच में गैप कितना है। अगर वो दोनों बराबरी पे आते हैं तो यानी आपकी जो सेविंग है वो निल हो जाती है, या बहुतों के केस में वो क्रेडिट कार्ड पे जी रहे होते हैं जहाँ पे आपकी जो अर्निंग आने वाली है वो पहले से ही स्पेंड होने के लिए रेडी है। तो अब समझते हैं कि ये जो गैप है वो इतना बड़ा रह कैसे जाता है। इसमें पहला फैक्टर आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का। अब जैसे कि जिसकी सैलरी स्टार्टिंग में 15 या 10,000 होती है तो वो उस समय पीजी पे रहना अफोर्ड कर पाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऑटो या टोटो यूज़ कर सकता है, और खाने पीने के लिए भी वो ज़्यादा बाहर के बजाय घर में प्रेफर करता है, या तो कोई मंथली कैंटीन में वो अपना इनरोल करा लेता है। जैसे उसकी सैलरी या तो डबल हो रही है, वैसे डबल तो होती नहीं इतनी आसानी से, लेकिन मान लेते हैं 3-4 साल में उसकी सैलरी 15 से 30 हो गई या 50 हो गई। तो 50,000 सैलरी होने के बावजूद वो जो उसके खर्चे रहते हैं वैसे ही बढ़ते जाते हैं। अब जैसे पहले वो पीजी में रह लेता था, अब उसको 2 BHK बुक करना है या तो रेंट पे लेना भी है तो भी वो फिर उसके बाद बाइक या कार ले लेगा। कार लेना या बाइक लेना गलत नहीं है, लेकिन आपको अपनी इनकम और आपके जो खर्चे हैं उनमें कुछ आपकी बचत हो रही है कि नहीं, इसके बेसिस पे आपको स्पेंडिंग करनी चाहिए। आपकी ये ज़रूरत जो है वो हो सकती है बहुत ज़रूरी हो, लेकिन अगर आपका काम बाइक पे चल जा रहा है तो फिर आपका कार लेना इतनी जल्दी तो कोई सेंस नहीं बनता है। सो आपकी लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन आपकी सैलरी के ग्रोथ से एटलीस्ट रिलेटिवली कम ही रहना चाहिए, तो ही आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। और दूसरा रीज़न है फैमिली ऑब्लिगेशंस। अब ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझना। फैमिली ऑब्लिगेशन में जैसे कि आप घर पे कितना पैसा भेजते हो मंथली, आपकी जब सैलरी आ रही है आप इतना पैसा एक रिजर्व करके आपने रखा हुआ है कि आप उतना भेज रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आप घर पर भेजना भी ज़्यादा कर रहे हो, और घर पे जो ज़रूरतें हैं, कभी कभी घर पे जो ज़रूरत होती है वो और ज़्यादा हो जाती है जितना आप मंथली भेज रहे हो। कभी कभी आपको डबल ट्रिपल भी भेजना पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बांध के रखनी पड़ेगी कि मैं इससे ज़्यादा मंथली मैं दे नहीं सकता। या तो आप पहले से क्वेश्चन बना के ऐसा आप बना के रखो कि 1 महीने का आप एडवांस बचत करके रखो, और जो उनको दे रहे हो मान लो कि 5,000 6,000 जो भी है आपका अमाउंट है, तो आप जब 6,000 आप डिसाइड कर रहे हो तो आप उसमें 1,000 का एलोकेशन कम करके एज अ रिजर्व फंड बना के रख सकते हो कि जब ज़रूरत आएगी तो जो 1,000 मैं इसमें से लेके रिजर्व में रख रहा हूँ उसको मैं बाद में भेज सकता हूँ। तो जो फैमिली ऑब्लिगेशन है उनको मीट करना एक्चुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर तो वो सेंसिबल है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है फैमिली की तरफ से तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है। इस पे आपको डिस्कशन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली को पैसा देना बंद कर दो, इसीलिए मैंने बोला ये सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा और इमोशनल लेवल पर डिसीजन आपको कम करने पड़ेंगे। आपको फैक्चुअल देखना पड़ेगा कि आपका जो स्पेंडिंग हो रहा है फैमिली को देने में वो कितना है, और आपके जो अपने खर्चे हैं वो कितने हैं, और बचत कितनी हो रही है। और अगर ये आप पा रहे हो कि जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप सारे खर्चों को मिला के आप दे रहे हो तो फिर वो राइटफुल स्पेंडिंग नहीं है। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ सेविंग। बहुतों का ये चलता है कि पहले हम खर्चा कर लेते हैं और जो बचा सो बचा वही हमारी सेविंग होगी। ये हैबिट सही नहीं है। सबसे सही हैबिट ये रहती कि आपके पास जो इनकम आई पहले जो सेव कर रहे हैं उसका हिस्सा अलग रख करके एक जगह पे शिफ्ट कर दो,
और जो बचा उसमें आप स्पेंड करो। तो इससे आप कंट्रोल्ड वे में आप स्पेंड कर पाओगे। अभी क्या होता है कि आपके पास जो सैलरी आती है उसमें आप जो भी खर्चे करते रहोगे और जो महीने के लास्ट में बच गया, हालांकि बहुत केसेस में बचता नहीं है, और जो बच गया उसी को आप सेविंग समझ के आप रख लेते हो, और फिर वो जो सेविंग ऐड हुई है वो अगले मंथ के फिर से स्पेंडिंग में ऐड हो जाती है, फिर आपको और स्पेंड करने का एक मोटिव मिल जाता है। और चौथा है इंक्रीजिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसमें जैसे कि आपका जो रेंट है वो एनुअल कुछ न कुछ बढ़ता ही है। आप थोड़ा थोड़ा करके OTT के कुछ सब्सक्रिप्शन लेने स्टार्ट कर देते हो। आपको मान लो कि एक नेटफ्लिक्स का चाहिए है, लेकिन जैसे आपकी स्पेंडिंग बढ़ती जाती है आप सोचते हो कि अमेज़ॉन का भी ले ले, या फिर और बालाजी, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, आप सबका सब्सक्रिप्शन लेते जाते हो। और जितनी ज़रूरत होती है, मान लो आपकी मंथली की, आप एक मंथ आपने यूज़ किया, लेकिन वो रिकरिंग कॉस्ट के चक्कर में वो आपका पूरा एनुअल एक्सपेंस हो जाता है। और ये जो 500 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये जो होते हैं ये सब्सक्रिप्शन के, वो आपको दिखते छोटे हैं, लेकिन जब वो ऐड होके एक एनुअल एक्सपेंस में बनता है तो काफ़ी बड़ा बन जाता है, क्योंकि आपने एक एक्सपेंस नहीं लिया है, आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेकर रखे हुए हैं। आजकल तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आ गए हैं, अगर आपने किसी पे कंट्रोल या ध्यान ज़्यादा नहीं दिया तो आपकी ये रिकरिंग कॉस्ट होती जाती है और पाइलअप होके एनुअल में आपका 10,000 या 20,000 तक का डिफरेंस ला सकती है। तो आप उसी पे खर्च करो जो आपकी एक्चुअल नीड है और एक्चुअल ड्यूरेशन तक। बाकी जो भी सब्सक्रिप्शन है आप उसको लेके यूज़ करके बस ख़त्म करो। आप उसको एनुअली या मंथली लेके आपको कंटिन्यू नहीं करना है। पांचवा रीज़न है डेट। क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, पर्सनल लोन, ये सारे चीज़ इतनी ईजिली एक्सेसिबल हो गए हैं। आज बहुत सारे यूथ के पास ये डेट एक बाई डिफ़ॉल्ट उनके पास रहता है। उन्हें कोई महंगा गैजेट खरीदना है तो EMI पे अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड पे है, पर्सनल लोन मिल जाते हैं। सो ये डेट आपको लगता है कि छोटा ही डेट तो जा रहा है, मतलब मैंने कोई 1 लाख या 50,000 की चीज़ ली है और मैंने इसको 3 साल या 2 साल के लिए रख ली, तो इसमें क्या जा रहा है, महीने के मेरे 1000 या 500 या 1,500 जा रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो जो महीने के जो बंध गया खर्चा ना, वो आपके सैलरी से ही जा रहा है, और वो आपकी सैलरी से जा रहा है तो आपने थोड़े खर्च किए हैं, तो अगली कोई चीज़ आपको लेनी होगी तो फिर आप खर्च करने में आप घबराओगे नहीं। आप सोचोगे कि 1000 रुपये इसमें जा रहा है तो 1000 रुपये उसमें भी चला जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट कंपनीज आपके ऊपर अप्लाई करती हैं। ये जो नो कॉस्ट EMI का कल्चर है वो इसीलिए है कि आप चीज़ों को विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप अफोर्ड कर सको या ले सको। आप अगर कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, मोबाइल गैजेट ले रहे हो, कैमरा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अगर आपको 1000 रुपये 2000 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है मंथली पेमेंट पे, तो फिर आप क्यों नहीं लेना चाहोगे। तो ये अट्रैक्टिव बैंक्स और कंपनीज आपके ऊपर ऐसे मार्केटिंग करती हैं कि आपको कोई बड़ा बर्डन नहीं लगता। और ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस और डेट आपके पूरे मंथ के प्लान को बिगाड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं छोटा एक्सपेंस कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है आगे चल करके, क्योंकि कोई एक अनसर्टेन सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपका बड़ा चंक खर्च होगा। फिर उस समय आपके पास उस जगह पर पैसे डालने का कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। फिर आप एक और पर्सनल लोन लोगे और वो डेट में आप साइकिल में फंसे रह जाओगे, और वो भी काफ़ी लंबे समय तक। पर्सनल लोन 15 से लेके 40% तक भी जा सकते हैं। और छठा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डिपेंडेंट रहते हो सैलरी से। सैलरी एक सोर्स है और वो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन आप दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि कोई साइड हसल, कोई स्किल आप सीख लो, एडिटिंग सीख लो, या राइटिंग सीख लो, स्क्रिप्टिंग सीख लो, थंबनेल डिज़ाइनर बन जाओ, या किसी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइनर। सो आप एक एक्स्ट्रा स्किल सीख के आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे अपवर्क पे मिल जाएंगे, उस पर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए कितना कोई पे करने को तैयार है। आप उससे कम में आप स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका स्किल रिफाइन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी हो सकता है बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको कैपिटल चाहिए होगा। तो साइड इनकम पे आपको सोचना तो स्टार्ट कर देना चाहिए, और उस पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। सोचते सोचते आपके 1 2 3 5 साल निकल जाएंगे, तो आप छोटे छोटे स्टेप आप ले सकते हो। असली सवाल ये नहीं है कि मैं कमाता कितना हूँ, असली सवाल ये है कि मेरे पास मंथ में इनकम आने के बाद
बचता कितना है, और फिर लाइफ़स्टाइल मेरी जितनी रफ़्तार से बढ़ रही है, क्या मेरी इनकम भी उसी रफ़्तार से बढ़ रही है, या फिर फैमिली को कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो दिया जा रहा है वो वैसी की वैसी है या वो भी बढ़ रही है। और फिर कितने ईएमआई और कितने सब्सक्रिप्शन हैं जो ऑटो पे हो रहे हैं और जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर मुझे 1 महीने की सैलरी या 2 महीने की सैलरी नहीं आती है, तो फिर मैं बिना सैलरी के क्या मैं कुछ महीने निकाल पाऊँगा? सो ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं और इसका सॉल्यूशन पे आपको काम करना है। तो सैलरी जो आपकी है वो मानते हैं कि कुछ कम हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन जो है उसको आपको कंट्रोल करना वो आपके हाथ में है। आप हो सके तो डेट से थोड़ा बचिए, हो सके तो उससे दूरी बनाइए डेट से जितना हो सके, और आप तभी वो चीज़ खरीदिए जो काफ़ी कॉस्टली है जब तक आपके पास उसको लेने का पूरा फंड अवेलेबल नहीं है। आप उसको ईएमआई या लोन पे लेने का कोई रीज़न नहीं बनता है। अब इसमें घर की बात नहीं हो रही है, घर, कार, ये जो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, उनकी ये बात नहीं हो रही है। जो छोटे-छोटे सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप की चीज़ हो गई या छोटे बहुत गैजेट्स हो गए, तो ये छोटी चीज़ें भी आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डालती है। और अगली बार जब भी आपके पास कोई अप्रेज़ल आए, तो फिर आप अप्रेज़ल के बाद जो पैसा आता है, आप अगर ये सोच रहे हो कि इससे मैं ये खरीदूँगा, तभी आप ट्रैप में फँस गए हो। अगर आपके पास यही ख़्याल आ रहा है कि अभी अप्रेज़ल आया है तो इससे मैं अगली बार ये खरीद सकता हूँ, तो फिर उस समय आपको रुक कर पूछना पड़ेगा कि ये जो मैं खर्च करूँगा ये मुझे फ्रीडम की ओर ले जाएगा या फिर से मैं उसी साइकिल में ट्रैप हो जाऊँगा। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस पे निर्भर नहीं करती कि आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो। ये इस पे निर्भर करती है कि जो आप कमा रहे हो और जो आप खर्च कर रहे हो, इनके बीच में कुछ गैप है कि नहीं है। और गैप आई बिलीव पॉजिटिव में मैं बोला हूँ, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है कि आपके खर्च ही ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ की बात नहीं हो रही है। अगर आपके इनकम और स्पेंडिंग में कुछ गैप है एटलीस्ट 20% का, सो आप बहुत हेल्दी लेवल पे हो। अगर आप उसको 30% ले जा पाओ किसी भी हालत में, सो वेल एंड गुड है। और इसमें हो सके तो कुछ चंक आप इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हो। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, सट्टा की बात नहीं या स्पेकुलेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड यूज़ करके आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हर महीने कुछ छोटा अमाउंट आप डाल सकते हो, एटलीस्ट छोटा अमाउंट जो आपके पास लग रहा है कि शायद बच जाएगा, तो उतना जैसे सैलरी है तुरंत डाल के छोड़ दो आप। बाकी उसके ऊपर जो बच रहे हैं फिर उस पे आप खर्चा करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस पे आपका कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ कमेंट में लिखना। मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।